हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हिस्टोरी का पहला क्लास शुरू होने वाला है। मॉडर्न हिस्टोरी का पहला क्लास एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलो शुरू कर दे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त रेस की जिसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि मसालों, रेशम और बेहिसाब दौलत के लिए एक ऐसी होड़ की है जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा यूरोप भारत आने के लिए बेताब हो उठा। आखिर क्यों उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर उन खतरनाक समंदरों का सफर तय करने की ठानी? इसका जवाब छिपा है साल 1453 में। हुआ ये कि ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप से एशिया जाने वाले सारे जमीनी रास्ते बंद कर दिए। अब सोचिए, रास्ते बंद मतलब मसालों और रेशम का सारा व्यापार ठप। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, समंदर। और यहीं से शुरू हुई महान समुद्री खोजों की वो कहानी। तो इस रेस में सबसे पहले कौन कूदा? वो थे पुर्तगाली। इस दौड़ में वही सबसे आगे थे और उन्होंने ही बाकी यूरोप को भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता दिखाया। साल था 1498। एक आदमी वास्को डी गामा अपने जहाज सार मारिया पर पुर्तगाल से निकला। अफ्रीका का दक्षिणी कोना यानी केप ऑफ गुड होप पार करके 20 मई को भारत के कालिकट तट पर पहुंच गया। वहां के लोकल राजा जैमोरिन ने उनका स्वागत भी किया। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि पहली बार किसी ने समंदर के जरिए यूरोप और एशिया को जोड़ा था। अब देखिए, रास्ता तो मिल गया, पर उस पर कब्जा बनाए रखना भी तो जरूरी था। इसके लिए पुर्तगाल ने दो बड़े गवर्नर भेजे। पहले थे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, जिनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समंदर पर कब्जा करो, व्यापार अपने आप चलेगा। उनके बाद आए अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली भारत का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1510 में गोवा को जीता और सती प्रथा पर बैन लगाने जैसे कुछ सामाजिक काम भी किए ताकि उनकी पकड़ मजबूत हो सके। अब जब पुर्तगाल ने यह कर दिखाया तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई। सबको भारत के खजाने चाहिए थे, तो बस भारत पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त यूरोपियन रेस शुरू हो गई। और ये रेस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली थी। पुर्तगालियों को लगा कि वो अकेले हैं, लेकिन नहीं, उनके ठीक पीछे पीछे आ गए डच। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन की लीडरशिप में उन्होंने आते ही पुर्तगालियों को सीधी टक्कर दी। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की। 1599 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। सोचिए, ये एक तरह की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी जिसके इरादे सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा बड़े थे। और आखिर में 1664 में इस पार्टी को ज्वाइन किया फ्रांसीसियो ने। हाँ, वो थोड़े लेट थे, पर उनके आने से ये मुकाबला और भी कांटे का हो गया। तो मैदान में कौन कौन से खिलाड़ी थे? सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, फिर आए डच, उनके बाद अंग्रेज और आखिर में फ्रांसीसी। सबने भारत के अलग अलग कोनों में अपनी अपनी दुकानें यानी फैक्ट्रियां खोल लीं और यहीं से असली खेल की तैयारी शुरू हुई। ये जो तस्वीर है, ये उसी सोर्स का हिस्सा है जिस पर ये पूरी बातचीत आधारित है। ये एक तरह से उस पूरी होड़ का नक्शा है। कौन कब आया, कहाँ उतरा और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सब कुछ एक जगह। अब इतने सारे खिलाड़ी मैदान में थे, लेकिन एक टीम थी जो धीरे धीरे सबसे आगे निकल रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की। चलिए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इस रेस में बाकी सबसे आगे निकल गए। ये साल था 1717 और यहाँ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया। आसान भाषा में कहें तो ये एक गोल्डन पास था, टैक्स फ्री ट्रेड करने का लाइसेंस। अब सोचिए, जब आपके कॉम्पिटिटर्स टैक्स दे रहे हों और आपको ना देना पड़े, ये तो जबरदस्त फायदा था जिसने अंग्रेजों को मीलों आगे कर दिया। इस फायदे के बाद अंग्रेजों की भूख और बढ़ गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो शासक बनना चाहते थे। और इस रेस का फाइनल राउंड दो जबरदस्त लड़ाइयों में लड़ा गया, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए विनर का फैसला कर दिया। पहली लड़ाई थी 1757 की, बैटल ऑफ प्लासी। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अंग्रेज अपने ट्रेडिंग अधिकारों का गलत इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, पर असली खेल खेला रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को धोखा देने के लिए मना लिया। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा धोखे से जीती गई थी। तो देखे, अंग्रेज कितने शातिर थे। वो एक ही वक्त में दो दो लड़ाइयां लड़ रहे थे। एक तरफ 1757 में प्लासी में
उन्होंने एक लोकल राजा यानी बंगाल के नवाब को हराया और ठीक 3 साल बाद 1760 में वैंडी वॉश में उन्होंने अपने सबसे बड़े यूरोपियन कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों को मैदान से बाहर कर दिया, जहां ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे थे जनरल आयर कूट। और इन लड़ाइयों के नतीजे जबरदस्त थे। प्लासी में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेज जीते और रातों रात बंगाल के मालिक बन गए। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक का टैग मिल गया। वहीं वैंडी वॉश में फ्रांसीसियों की ऐसी हार हुई कि रेस में कोई दूसरा यूरोपियन खिलाड़ी बचा ही नहीं। बस खेल खत्म। सदियों से जो रेस चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी थी। दावेदार बहुत थे पर विनर सिर्फ एक था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर बैठी? ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है, पर यह हमें दिखाती है कि कैसे व्यापार, कूटनीति और धोखे ने मिलकर इतिहास की धारा ही बदल दी।